हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमो एबीसी। मेरा नाम है प्रकाश दुबे और आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है भारत का एक नेबर बांग्लादेश। हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि रिसेंटली बांग्लादेश में क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ एज अ नेशन और भारत ने इसमें कैसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दूसरे बहुत सारी फोर्सेस करती हैं, इसमें से एक प्रमुख फोर्स आती है वो है असम राइफल्स, राइट। बांग्लादेश में अभी रिसेंटली क्या चल रहा है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। रिसेंटली बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं और उस इलेक्शन में शेख हसीना जी 5वीं बार जीत कर आई हैं, राइट। तो इलेक्शन जो अवामी लीग है वहां पे अपनी जीत दर्ज करी है और भारी बहुमत के साथ वहां पर शेख हसीना जी को जीत हासिल हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, पूरे दुनिया भर के राजनेताओं ने उनको बधाइयां दी हैं उनकी इस जीत के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत ही स्पेशल ट्वीट किया जहां वहां पर उन्होंने बांग्लादेश को अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड बताया और शेख हसीना जी को अपनी 5वीं ऐतिहासिक जीत पर उनको वहां पे कांग्रेचुलेट किया। पर ये जीत कितनी अहम है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग आगे देखेंगे। बट उसके पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ, कैसे बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभर कर सामने आया। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले 1947 की, जब 1947 में देश में आजादी हुई। 1947 भारत देश आजाद हुआ और भारत देश के आजादी के साथ एक दुखद घटना हुई, वो थी पार्टीशन, राइट। पार्टीशन भी साथ ही साथ हुआ और इस पार्टीशन में भारत में एक तरफ वेस्ट तरफ पाकिस्तान बन के एक कंट्री निकली और ईस्ट तरफ इसी पाकिस्तान का दूसरा भाग जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान करके पाकिस्तान एक कंट्री बनी और भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान नामक एक देश निकल के आया, जिस देश का कोई भी अस्तित्व नहीं था पिछले 50-60 सालों में। वो एक देश निकल के आ जाता है 1947 में। 1947 के बाद पाकिस्तान, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ होना चालू हुई। यहाँ की जो पॉलिटिक्स थी वो कहीं ना कहीं एक अवामी लीग करके एक पार्टी इस्टेब्लिश करती थी जिसके बहुत बड़े नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बंगाली क्या बोलते कल्चर से आने वाले नेता थे और वो जब 1970 के इलेक्शन में भारी बहुमत के साथ अपनी प्रत्याशी अपने आप को एक कैंडिडेट बना के सामने निकल के आते हैं कि वो पीएम बनेंगे पूरे पाकिस्तान के, तो ये बात वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को नागवार समझ में आई। जो वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स थी वो वहां के पंजाबी लोग चलाते थे और जब उन्होंने देखा कि अवामी लीग एक बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई है तो उनको ये समझ में आ गया कि ये जो कल्चरल डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है। वहां के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो वहां के आर्मी डिक्टेटर भी थे, वो थे पाकिस्तान के जनरल याह्या खान। उन्होंने जनरल याह्या खान ने क्या किया कि वहां पर बांग्लादेश में एक ऑपरेशन सर्च लाइट चालू करी जो थी मार्च 25, 1971 में। ऑपरेशन सर्च लाइट, सर्च किसका? सर्च था शेख मुजीबुर रहमान का। क्यों? क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान अब आर्मी के डिक्टेटर्स और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए कहीं ना कहीं खटकने लग गए थे। शेख मुजीबुर रहमान कहीं ना कहीं छुपते छुपाते अपने आप को बचा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी पूरे बांग्लादेश को कैप्चर करने में लग गई, ढूंढने में लग गई और ये कैप्चर और ये ढूंढने के चक्कर में उन्होंने वहां पर लार्ज मैसेकर्स चालू किया और पाकिस्तान की फोर्स ने सबसे बड़ा और सबसे डेडलीस्ट जेनोसाइड, मतलब लोगों का
नरसंहार करना चालू किया। बहुत सारे कॉमन लोग, विमेन्स, इनके साथ रेप हुआ, बच्चों को मारा गया और बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन वहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश के लोगों के साथ किया। इसके कारण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई, वो थी माइग्रेशन। जो बांग्लादेश के लोग थे वो भारत की तरफ बढ़ने लग गए और भारत में शरण लेने की कोशिश करने लग गए। इसके कारण से जो बंगाल वाला जो एरिया है, जो असम वाला एरिया है, वहां पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चलने लग गए, जिसका आज के प्रेजेंट टाइम पर हम लोग को कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये सब चीजें होने के बाद कि अब ऑपरेशन सर्च लाइट चल रहा है, पाकिस्तान जो फोर्स है वो बांग्लादेश को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाह रही है, वहां पे जो अवामी लीग है उसको टोटली खत्म करना चाह रही है। इन सब चीजों के बीच भारत यहां पर आगे आता है और भारत यहां पर इनकी मदद करने के लिए सामने आता है। यहां पे मदद करना जरूरी क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप भारत का नक्शा देखें, मैप देखें, तो एक तरफ तो यहां पर ईस्ट पाकिस्तान, यहां पे जो वेस्ट पाकिस्तान है वो ये इसी समय पर यहां पर भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इसके पहले भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध हो चुके थे और उसमें वहां पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। और 1971 में भी शैम मानेकशॉ, जनरल शैम मानेकशॉ के अंतर्गत उनकी सेना ने बांग्लादेश को, पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया, जिस कारण से यहां पर कहीं ना कहीं इनको एक ट्रीटी, एक समझौता साइन करना पड़ा, जहां पर पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा और इनके लगभग 93,000 सैनिक जो थे वो प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि बंदी गृह के रूप में भारत के कब्जे में आ गए। यहीं पर पाकिस्तान को भी ये मानना पड़ा और ये उनको इंटरनेशनल फोरम में ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि अब हम लोग ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट कर रहे हैं और यहां पर 1971 में एक नए देश का जन्म होता है जो था बांग्लादेश। बांग्लादेश का जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ जहां पर जंग हुई, जहां पर भारत ने उनकी मदद करी और इसके कारण से कहीं ना कहीं बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते थे उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट हुआ। इस डेवलपमेंट के बाद यहाँ के जो बांग्लादेश की जो पॉलिटी थी वो कहीं ना कहीं दो चीजों में डिवाइडेड हो गई। एक थी जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे और जो दूसरी धारा था वो भारत को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिक्स थी। इसीलिए कहीं ना कहीं जो हम लोग को भारत बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स दिखाई देती है वो हम लोग को कहीं ना कहीं एक वेव लाइफ एक स्ट्रक्चर होता है। जब बांग्लादेश की दूसरी पार्टी आती है तो वहां पर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सबसे नीचे या फिर गर्त में चले जाते हैं। वहीं जैसे ही अवामी लीग आती है वहां पे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही अच्छे सुधारू रूप में आते हैं। जो इस समय शेख हसीना जी की पार्टी है वो है अवामी लीग और वो कहीं ना कहीं भारत के प्रति एक अच्छे संबंध रखते हैं, राइट। ये चल रहा है और ये था एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कैसे बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये हमारे बांग्लादेश का जन्म हुआ जिसकी कैपिटल ढाका है और यहाँ पर इस तरीके से नए देश का गठन होता है जहां पर भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। अब हम लोग सीधे करंट डेवलपमेंट में आते हैं। बात है 2023 के अक्टूबर-नवंबर महीने की। यहां पर हम लोग को यह दिखाई देता है कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा राइट्स होना चालू हो गए हैं। ये राइट्स क्यों होना चालू हुए हैं कि वहां के लोगों की डिमांड हुई कि हमारे तनख्वाही बढ़ाई जाए, हमारे वेजेस बढ़ाए जाए। यहां पर एक थ्योरी ये निकल के आती है कि जो राइट्स थे, ये जो बहुत सारे हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा फंडेड थे। ये नहीं चाहते थे कि जो इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं उसमें शेख हसीना की गवर्नमेंट वापस आए। ये नहीं चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट वापस आए जिसके रिश्ते भारत से बहुत ज्यादा सुधरे हुए हैं। क्योंकि अगर आप अभी इस समय देखोगे भारत में, तो भारत के जितने भी पड़ोस में राज्य हैं, देश हैं, वो उनमें कहीं ना कुछ डिस्टरबेंस बनी हुई है। जो वेस्ट कंट्रीज थी, जो ऐसे
एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कहीं भी शांति रहे, वो ये भी चाहते थे कि बांग्लादेश में भी अशांति बनी रहे और बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं एक ऐसी गवर्नमेंट वहां पे बन जाए जो भारत विरोधी हो। पर ऐसा हुआ नहीं और शेख हसीना ने इस चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पर टैकल किया और इनकी डिमांड फुलफिल करी, लोगों को वहां पर उनके हक दिए, उनकी वेजेस बढ़ाई और अपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने पकड़ मजबूत करके रखी। बट वही होता है ना कि जब आप जीत जाते हैं तो आपके ऊपर टिप्पणी करने वाले बहुत लोग होते हैं। सो जब ये जीत गई तो बहुत सारे वेस्ट के जो न्यूज़पेपर हैं, जो बहुत सारे वेस्ट के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, इनकी जीत के ऊपर क्वेश्चन करना चालू किया। हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज कह दूं कि शायद हो सकता है कि ये जो जीत है, ये जो इलेक्शंस थे वो 100% डेमोक्रेटिक नहीं थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेख हसीना जी ने भी एक एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप लेते हुए ये काम किया कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज को जो लीडर्स थे उनको जेल में बंद कर दिया। तो 100% डेमोक्रेटिक इलेक्शंस तो नहीं थे, पर बात वही है ना कि देश चलाने का तरीका हर कंट्री में, हर देश में अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, वो परफेक्ट देश चलाने का तरीका हो, राइट। सो जब शेख हसीना जी जीती तो गार्जियन नाम का एक जो न्यूज़पेपर है उसने ये चीज कही कि जो इलेक्शंस हैं वो नकली हैं, वो फोनी हैं और ये फेक इलेक्शन है, ये एक फेक डेमोक्रेसी दिखाने की कोशिश कर रही है। एंड उन्होंने इसको अ बैड डे, काला दिन कह दिया फॉर द डेमोक्रेसी। सेम जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन, मतलब जो यूरोपीय कॉन्टिनेंट के देशों का एक समूह है यूरोपियन यूनियन, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट रिलीज किया कि बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हुए हैं वो सही नहीं है और यहाँ पर बांग्लादेश कहीं ना कहीं सही तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करा रही है। वहां पर उन्होंने डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ जैसे सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। सो ये कहना है शेख हसीना जी के इलेक्शंस जीतने पे बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का। वहीं दूसरी तरफ चाइना, भारत जैसे जो देश है वहां पर इस जीत से शेख हसीना जी को कॉन्ग्रेचुलेट किए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शेख हसीना जी जो बांग्लादेश में है वो वहां पे एक स्टेबिलिटी प्रदान करी है। हाउएवर मैं इससे एक बात और कह दूं कि पिछले कुछ सालों में एक चीज जो देखी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं और जो बांग्लादेश में जो हिंदू टेम्पल हैं उनके खिलाफ हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। भारत भी कहीं ना कहीं, भारत के जो राजनयिक हैं, जो नेता है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं। और अगर शेख हसीना जी चाहती हैं और बांग्लादेश चाहता है कि भारत और शेख हसीना के भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐसे ही आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सरकार को इसके ऊपर कड़े नियम लाने होंगे। जो वहाँ के हिंदू पॉपुलेशन है उनको सेफ फील कराया जाए, उनको सिक्योर फील कराया जाए, जैसे कि यहाँ से वहाँ के रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत रहें। सो ये था करंट डेवलपमेंट, कैसे शेख हसीना जी ने यहाँ पे इलेक्शन जीता, कैसे बहुत सारे जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वेस्ट कंट्रीज के उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी, कहने को कह सकते हैं, और वो यहाँ पे बहुत सारी टिप्पणी करे कि यहाँ पे इलेक्शन सही ढंग से हुआ कि नहीं हुआ। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और हम एज अ नेबरिंग कंट्री, एज अ पड़ोसी, हम ये हमेशा ये एक लगा सकते हैं कि वो डेवलप करें, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी भी डेवलप करेगा तो कहीं ना कहीं आपके पास भी पीस एंड सिक्योरिटी रहेगी। अगर बाजू में ऐसी पॉलिटिक्स बनी जाए जहां पर बहुत ज्यादा हिंसा हो रही हो तो उससे अपने को भी डर रहेगा कि कहीं वो हिंसा अपनी तरफ भी ना फैल जाए। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे सारी नेबरिंग कंट्रीज, सारे पड़ोसी अच्छे से डेवलप करें और भारत भी उस डेवलपमेंट में सबकी मदद करें। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज अपना फीडबैक दीजिए। हम ऐसे ही नए वीडियोस अलग अलग जियोपॉलिटिकल कंडीशंस पे लाते रहते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।